गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी को मेरा प्यार भरे भरा नमस्ते। मेरे बच्चे सभी कैसे हो? आई होप ऑल आर डूइंग गुड वेल। ओके। तो विद्या शक्ति के इस क्लास में अब सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्या पढ़ा था हमने? पिछली क्लास में हमने सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में होने वाले कुछ रोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने चिकनगुनिया, मलेरिया तथा डेंगू की बात की थी, और ये भी कहा था उनसे बचाव के लिए हमें क्या क्या तरीके या बचाव के उपाय हमें अपनाने चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, यस, आज का टॉपिक है पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। अब बेटा आप जानते हो कि अब तक सभी जान चुके होंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उनमें जो कुछ रोगाणु होते हैं उनके द्वारा जंतुओं में और मनुष्यों में कई प्रकार के रोग होते हैं, है ना, या कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं वे। तो उसी प्रकार सूक्ष्म जीव जो है पौधों में भी क्या करते हैं, पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब बेटा आपने किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा है? किसी ने रोगग्रस्त पौधे को देखा है? हाँ, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो पौधा है वो बीमार है या स्वस्थ है? कैसे पता लगेगा? आप एक पौधे को देखकर ये बता सकते हो कि ये पौधा स्वस्थ है, हेल्दी है, और कुछ पौधे ऐसे देखोगे कि आप बोलोगे कि वो हेल्दी नहीं है या स्वस्थ नहीं है या बीमार है। छूकर देख सकते हो आप लोग उनको। हाँ, छूकर देखकर ये बता सकते हो कि देखो भाई इसका तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, बहुत गर्म लग रहा है ये। हाँ, या उसकी उनकी छींकें आती है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, खांसी होती है, तो आप बोलते भाई इसको खांसी है या इसको बुखार है, ऐसे आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना हम लोग। तो क्या करना पड़ता है बेटा, उसके लिए हमें उन पौधों का निरीक्षण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निरीक्षण करना पड़ता है ना। जब आप पौधों का निरीक्षण करोगे, जैसे कि आप लोगों में से कई लोगों के घरों में खेत होंगे, है ना, यानी कि आसपास जो है खेत होंगे, या कई घरों में जो है मम्मी ने बड़ा अच्छा बगीचा लगा रखा होगा, सब्जियों के बगीचे होंगे। कितने बच्चों के घर में बगीचे हैं बेटा? हाँ, आप कभी जाकर अपनी मम्मी जब वहां पर पानी वानी सब देती है जरा जाकर देखिएगा, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कई बार आपकी मम्मी बोलती है कि भाई इसके ये जो पौधा है इसके जो फूल है वो अच्छे नहीं आ रहे, या किसी फल का पौधा आपके घर में है तो आप वो बोलेंगे कि इनके जो फल निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं निकल रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, उनके जो पत्तों के रंग या फलों के रंग या उनके उनकी बनावट, उन सब से हमें पता लग जाता है कि ये जो पौधा है वो बीमार है। ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है पौधों में, है ना, पोषक तत्व की कमी हो सकती है। इस वजह से भी कई बार पौधे बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, और कई बार क्या हो जाता है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, जैसे कि कवक हुए, जीवाणु, विषाणु, इन सब के कारण भी क्या हो जाता है, पौधों में रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो बेटा आपको मैं थोड़े से ऐसे पौधे दिखाऊंगी और कुछ रोगों के बारे में आपको जानकारी दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चित्र के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, गेहूं के दो रोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न करते हैं। ये देखो, गेहूं की गेरुई, ठीक है, गेहूं की गेरुई, ये देख सकते हो आप, ये जो पौधा है वो स्वस्थ नहीं है, बीमार है, या रोग है इसको, है ना। तो देखो, दो प्रकार के गेहूं के जो रोग है जो सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं वो है गेहूं की गेरुई। क्या है? गेहूं की गेरुई। ये अब किससे फैलता है बेटा? ये जो है कौन सा सूक्ष्म जीव फैलाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कवक द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है गेहूं की गेरुई। अब दूसरा जो रोग है वो है गेहूं का खंडवा रोग। क्या है? गेहूं का कंडवा रोग। यहां पर ये जो है कंडवा है, ठीक है, कंडवा रोग का, गेहूं का कंडवा रोग है, ठीक है।
यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी, गेहूं का कंडवा रोग। आपके जो पुस्तक है उसमें जो है इसकी तालिका दी है। गेहूं का कंडवा रोग ये भी कवक द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। अब देखो बेटा, दूसरा जो रोग है वो है, क्या है? नींबू का कैंकर रोग। क्या है? नींबू का कैंकर रोग। आपने कई बार देखा होगा कि नींबू में ऐसे धब्बे पड़े होंगे, ऐसे ऐसे कलर्स, उसमें बदलाव आ रहा होगा, और उनकी पत्तियों में भी आप ये निरीक्षण कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रोग है इसको हम नींबू का कैंकर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नींबू का कैंकर रोग कहते हैं। और ये कौन फैलाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव फैलाता है बेटा? ये जीवाणु द्वारा फैलता है। कौन सा सूक्ष्म जीव? जीवाणु द्वारा होता है। ओके, अब अगला रोग देखिए। ये देखिए, आपने कभी आलू काट के देखा है? लड़कियों ने तो देखा ही होगा, लड़के भी आजकल बनाते हैं कुछ, है ना? कुछ खाना वाना सा बनाते हो आप लोग, छोटा मोटा जो भी मम्मी की हेल्प करते हो आप लोग। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि आलू को जब काटते हैं तो आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ धब्बे धब्बे जैसे रिंग जैसे ऐसे धब्बे आपको दिखाई पड़ेंगे काले काले रंग में, है ना? देखा है किसी ने? हाँ, तो ये जो है, ये जो रोग है इसको हम आलू में वलय विलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं इस रोग को? आलू में वलय विलग्न, या इसे हम रिंग रॉट ऑफ पोटैटो कहते हैं। पोटैटो आलू को कहते हैं ना, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, यानी कि ऐसे रिंग के आकृति में, है ना? रिंग के आकृति में ये जो है खराब होने लगता है। अब ये जो रोग आलू में फैलाता है उसका रोगकारी कौन है? सूक्ष्म जीव कौन सा है बेटा? वो जीवाणु द्वारा होता है। यस, जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा। ओके, अब देखिए अगला एक रोग पौधों का रोग है। ये देखो, तंबाकू का मोजेक रोग। क्या है? तंबाकू का मोजेक रोग। जो तंबाकू के जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों में ये रोग आता है, और ये विषाणु द्वारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसके पत्तों को। ये देखो कैसे इसका रंग बदल गया है और कैसा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। तो ये तंबाकू का मोजेक रोग है और ये विषाणु द्वारा फैलता है। यस, अब अगला रोग देखिए, लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट। ठीक है, कुकुरबिट यानी बेटा ये लौकी, लौकी के पौधों में पाया जाता है। अब ये देखो इंग्लिश टर्म है, लीफ कर्ल बोला गया। लीफ आपको पता है ना, पत्ता होता है ना? लीफ कर्ल यानी क्या होता है? CURL, कर्ल। कर्ल यानी कि पत्ते जो है ना वो ऐसे क्या हो जाते हैं? ऐसे मुड़ जाते हैं, सही तरीके से नहीं होते वो। तो क्या होता है, कई बार जो है ये जो कुकुरबिट होता है, लौकी के पत्ते ऐसे एकदम से रिंकल्ड हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, और ये पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं या इनका नाश इसी से हो जाता है। तो ये भी जो रोग है, लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट, ये भी विषाणु द्वारा ही होता है। ठीक है, तो हमने 6 रोगों के बारे में आज, पौधों के जो रोग है जो सूक्ष्म जीव फैलाते हैं उसके बारे में अभी हमने देखा। क्या क्या देखा हमने? बताइए। पहला तो आपकी तालिका में दिया हुआ है, आपके पुस्तक में है ना, वो क्या क्या है, कौन कौन से रोग है बेटा? पहला तो हमने देखा गेहूं की गेरुई, है ना? गेहूं की गेरुई। और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? दूसरा गेहूं का कंडुआ रोग। गेहूं का कंडुआ रोग भी जो है क्या, कौन से सूक्ष्म जीव फैलाते हैं? कवक द्वारा होता है। ठीक है, यस, ये देखिए गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, गेहूं का कंडवा रोग, यहाँ पर ख नहीं है, कंडवा रोग है, कंडवा रोग। ठीक है, यस, कंडवा रोग, कंडवा रोग ये भी कवक द्वारा ही होता है। और फिर हमने पढ़ा नींबू का कैंकर रोग। कौन सा? नींबू का कैंकर रोग जो जीवाणु द्वारा फैलाता है। देन आलू में वलय विलग्न, जीवाणु द्वारा। और तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे रोगकारी कौन कौन से ऐसे जो रोग होते हैं पौधों के, उनके नाम लिखिए और उनके जो रोगाणु है उनके भी नाम व्यक्त कीजिए। तो विषाणु द्वारा, लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट। तो ये सभी जो है पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाने वाले रोग हैं।
क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है ये? यस। अब हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव के संक्रमण के तरीके क्या क्या हैं। कैसे कैसे सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में आते हैं और कैसे प्रवेश करते हैं और ये कैसे रोग फैलाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संक्रमण। ठीक है, संक्रमण, संक्रमण के तरीके। संक्रमण के तरीके। ओके। अब बेटा ये जो संक्रमण के तरीके हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभार ये वायु द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, दूषित जल द्वारा, दूषित जल द्वारा, फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, और ये मिट्टी द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ओके। तो बेटा आपको पता है जो सूक्ष्म जीव है ना, ये अनेक प्रकार के होते हैं और ये हर जगह पाए जाते हैं, है ना। सर्वव्यापी होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ज्यादातर सर्वव्यापी होते हैं। अब बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये जो सूक्ष्म जीव है ये फैलते हैं, है ना। जैसे कि एक जो आदमी है वो बीमार है और उसको देखने के लिए दूसरा एक व्यक्ति चला गया, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने पर उस व्यक्ति को भी वो बीमारी हो जाती है, लेकिन हर बीमारी नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो ऐसे फैलती हैं। राइट। यस। अब देखो वायु द्वारा कैसे फैलती है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जो है सर्दी और जुकाम है, ठीक है, एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम है, ओके, सर्दी जुकाम या इन्फ्लुएंजा कुछ भी है। अब ये जो पीड़ित व्यक्ति है ना, ये जो पीड़ित व्यक्ति के पास एक स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये जो पीड़ित व्यक्ति है जाहिर है वो क्या करेगा, वो छींके मारेगा या खांसेगा जोर से, है ना। तो क्या होगा बेटा, इनके जो शरीर से या इनके नाक से या मुंह से पानी जैसे द्रव, अत्यंत सूक्ष्म बूंदें जो है वो वायु में फैल जाता है ना। जब ये छींकते हैं या खांसते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें, बहुत ही सूक्ष्म कण जो होते हैं वो क्या होता है, वायु में फैल जाता है। और जो जो व्यक्ति उनके आसपास होते हैं वो छींकते समय या फिर खांसते समय जो बूंदें होती है उसमें आपको पता है क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या विषाणु हो सकते हैं, है ना। यस, विषाणु हो सकते हैं यानी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर को अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसमें भी ये जो सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखाने शुरू करेंगे। तो वैसे होता है वायु द्वारा संक्रमण। क्लियर है बेटा? यस। अब दूसरा है दूषित जल द्वारा। दूषित जल द्वारा कैसे रोग फैलते हैं। अब देखो बेटा, जो है मनुष्य में कई संक्रामक रोग जो है दूषित जल द्वारा होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति को हैजा है, हैजा, ओके, एक व्यक्ति जो है वो हैजे से ग्रसित है, हैजा है उस व्यक्ति को। तो कभी कभार इस व्यक्ति के जो अपशिष्ट है ना, पेयजल में, आप मान लीजिए मिल गया किसी प्रकार से, बाहर बाहर कहीं गया हुआ है ये व्यक्ति और क्या बोलते हैं प्रॉपर उसको डिस्पोज कुछ किया नहीं है, तो क्या होगा, ये किसी भी कारण से अगर पेयजल में मिल जाता है इसका जो अपशिष्ट है, तो क्या होगा बेटा,
जब ये पेयजल में मिल जाएगा, और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित जल को अगर वो पी लेता है जिसमें कि इसके जो रोगाणु है, ठीक है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति में भी ये रोग फैल सकता है। कैसे? वो जो जीवाणु है, यानी सॉरी, जो जीवाणु है या फिर जो सूक्ष्म जीव है, वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दूषित जल द्वारा संक्रमण हो सकता है। अब मिट्टी द्वारा, अब बच्चे, आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि जब भी आप बाहर जाओ, है ना, खेल कूद कर आओ, स्कूल से वापस आओ, आपकी मम्मी हमेशा आपसे बोलती है, बेटा हाथ मुंह धोओ, साबुन से धोओ, सैनिटाइजर से हाथ साफ करो। या फिर आप बाहर से खेल कर आए हो, है ना, आपके हाथ में मिट्टी है, तो आपसे आपकी मम्मी बोलती होगी कि अपना नाखून साफ रखा करो, एकदम से क्लीन रखा करो। ठीक है, तो अब वो क्यों बोलती है इस तरह से? क्योंकि बेटा जो मिट्टी होती है ना, उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, कई प्रकार के प्रोटोजोआ, जीवाणु या विषाणु, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मिट्टी में होते हैं। और कई कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे मिट्टी में खेलकर वापस आते हैं, बिना हाथ मुंह धोए, साफ किए वो लोग खाना खा लेते हैं। तो जो खाने के साथ साथ, वो गंदी मिट्टी के साथ साथ क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव जो है उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे में उन बच्चों में फोड़े फुंसी, आपने देखा हो ना, ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादातर ये फोड़े फुंसी सब निकलते हैं। फोड़े फुंसी, पेट में कीड़े, पेट में कीड़े यानी कि पिन, जो कृमि होती है ना, ये सब उनके शरीर में होने लगता है। राइट। अब संक्रमित व्यक्ति से, ये तो हमने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था, मलेरिया का एग्जाम्पल देकर, है ना। जब मलेरिया, एक व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त है, ठीक है, मलेरिया उसको बीमारी हो रही है, और क्या हो रहा है, आपको पता है कि मलेरिया कैसे फैलता है? कैसे फैलता है बेटा? मच्छर के काटने से, है ना। मच्छर के काटने से जो है, क्या होता है, मलेरिया फैलता है। और मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है वो कौन सा है? एनाफिलिज मच्छर होता है ना, जो मलेरिया के जो रोगाणु है उसके वाहक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को काटकर फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को काट लेंगे, तो वो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक भी ये जो रोग है, सूक्ष्म जीव जो है, प्रवेश कर जाते हैं। ये बातें सबको क्लियर हो गई है बच्चे? यस। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है तरीके, यानी कि किन किन तरीकों से रोगों से बचाव हो सकता है, किन किन तरीकों से रोगों का बचाव हो सकता है, या हम इन रोगों से कैसे बच सकते हैं। रोगों से बचाव, हम अपने आप को इन सब रोगों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब बेटा, जैसे कि हमने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, ये सब जो रोग हैं वो क्या है, हम लोग जो है मच्छर के काटने से फैलते हैं, है ना। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और मस्तिष्क ज्वर जैसे जो है, ये कौन फैलाते हैं? मच्छर फैलाते हैं। तो हमें इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जो है मच्छरों को क्या नहीं करना चाहिए? पलने नहीं या पनपने नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो है मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मच्छर रोधी दवाएं। यस, मच्छर रोधी दवाओं दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जो गड्ढे होते हैं ना, जिनमें गंदा पानी इकट्ठा होता है ना,
उनमें क्या करना चाहिए, उनमें सब ये जो मच्छर रोधी दवाएं वो छिड़क देनी चाहिए। और घर के आसपास जो है गंदा पानी क्या नहीं होना करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जहां पर भी गंदा पानी होगा या कुछ पानी भरा हुआ कोई जगह होगा, वहां पर जरूर मच्छर फैलेंगे और ये सब बीमारियां आपको हो सकते हैं। ठीक है। और अगला देखिए, अब जो है कई बीमारियां ऐसे होती है जैसे कि हैजा, ठीक है, पेचिस, ऐसे जो रोग होते हैं ना, ऐसे रोग जो है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे रोगों से बचने के लिए, स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई बार क्या होता है, जो गंदे खाने से, गंदे पानी से सब ये बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो हमें हमेशा जो है स्वच्छ पानी व खाना या भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि खाना आपने जो खाने के लिए रखा है वो ऐसे खुला छोड़ दिया आपने, उसमें बहुत सारे गंदे गंदे जो इंसेक्ट्स है जैसे कि मक्खियां हैं सब आकर भिन आएंगे, तो क्या होगा, तो आपके शरीर में ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव आएंगे जो आपको हैजा पैचिस जैसे रोग आपके शरीर में करेंगे। ठीक है। और बेटा जो है अपने साफ सफाई का, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, जैसे कि आप नहाते हो धोते हो, ऐसे बच्चे हैं जो रोज नहीं नहाते, ऐसे कोई बच्चे हैं वहां पर? नहीं, सभी सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरे बच्चे हैं मेरे, है ना। तो बेटा आपकी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उस पर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। पिछली बार मुझे एक स्कूल में से एक मैसेज भी आया था कि मैम स्वच्छता रखनी चाहिए, है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वच्छता। ये व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है बेटा, कि अपने आप को स्वच्छ रखना। ठीक है, अपने आप को क्या करना, स्वच्छ रखना। वो कैसे रख कर सकते हो आप अपने आप को शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना। ठीक है। और अगर कभी भी आपको खांसी या जुकाम कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि ऐसे छींको कि आपके जो आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को सर्दी जुकाम सब हो जाए, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। जब भी हम लोग खांस रहे हो या हम लोग छींक रहे हो, हमारे हाथ में रुमाल होना चाहिए, अपने मुंह को बराबर ढक के रखना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो है दूसरे लोगों तक ये जो बीमारियां नहीं फैलेंगी। और अपने आप को भी आपने क्या करना है, स्वच्छ रखना है। रोज नहाना है, धोना है, अच्छे जो है साफ कपड़े पहनने हैं। ठीक है। हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले सब अच्छे से साफ सफाई रखेंगे तो अब बहुत सारे रोगों से आपको आपको बचाव होगी आपकी। ठीक है बेटा। यस। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है टीकाकरण। क्या है अगला टॉपिक हमारा, टीकाकरण। अब टीकाकरण के नाम सुनते ही सबको डर लग रहा होगा भाई, है ना। मुझे तो बहुत डर लगता है वैक्सीन के नाम सुनते ही। सुई लगाते हैं ना हम लोगों को, आपको पता है। अब जब सुई लगाते हैं तो बहुत दर्द होती है, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जो है टीका लगाने जाते ही नहीं है डर के मारे। तो टीकाकरण, टीकाकरण, ये टीकाकरण क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, वीकर। ये जो है टीकाकरण जो है ना बेटा, ये रोगों से बचाव की एक विधि है। क्या है टीकाकरण, रोगों से बचाव की एक विधि होती है। ठीक है, रोगों से बचाव की एक विधि होती है। अब जो है टीकाकरण से बहुत सारे रोगों का उपचार हो सकता है, जैसे कि चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को जो है टीकाकरण से रोका जा सकता है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं जिससे, एक ऐसा रोग जो टीकाकरण से जो है जिससे उस रोग से हम बच सकते हैं। अभी हाल ही में आप सबने लगाया होगा, है ना, याद आया सबको, कोविड वैक्सीन लगाया है ना सबने।
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कोविड वैक्सीन, कोरोना वायरस के जो डिफेंस में जो हम लोग करते हैं ना, टीकाकरण लगाने से क्या होगा, आप कोविड से बच सकते हैं, है ना। तो कई रोगों से बचाव की विधि है। तो ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसे वायरसों से बचने के लिए हम चेचक, ठीक है, चेचक, क्षय रोग, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन सभी रोगों का रोकथाम जो है, यस, हाँ, किसी ने बीसीजी बोला है, वेरी गुड, बीसीजी, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। चेचक, क्षय रोग, कोविड, हेपेटाइटिस, पोलियो, बहुत सारे लोगों रोग जो है, टीकाकरण से हम हमारे शरीर में रोगों से हम लोग बच सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे। तो हम आज पढ़ेंगे कुछ ऐसे टीके, ठीक है, जो बचपन से यानी कि जन्म के समय से 16 वर्ष तक हमारे बच्चों को देने चाहिए। तो उसके लिए बेटा, हाँ, आपके पुस्तक में एक तालिका दी होगी, आप जरा उसको ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं उसमें, ये सब आपने पढ़ के रखना है, ठीक है। यस, ये देखो, बच्चे को टीका लगाया जा रहा है, बड़ा खुश होकर बैठा है ना। आप भी ऐसे खुश होकर बैठते हो जब आपको टीका लगाते हैं। यस, तो हम देखते हैं कि जो जन्म के समय से, हम्म, जन्म के समय से कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं। यस, ये देखिए, ओके, यहाँ पर उम्र दी है, और इस यहाँ पर ये जो साइड है, यहाँ पर वैक्सीन का के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ये आपने पढ़ के रखना है। ओके बेटा, जन्म के समय एक बच्चे को जैसे ही उसका जन्म होता है, 1 या 2 दिन में कौन कौन से वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है। एक तो बीसीजी, ओपीवी, हेम बी, ये 3 वैक्सीन जो है बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है, राइट। ओके, अब जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, यानी कि 6 वीक्स का हो जाता है, तो उनको कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, कौन कौन से, OPV1, पेंटावैलेंट 1, ठीक है, OPV1 और पेंटावैलेंट 1, यानी कि उसका पहला खुराक उन बच्चों को दिया जाता है। जब 10 सप्ताह का बच्चा हो जाता है, तब उसको OPV2 और पेंटावैलेंट की दूसरी खुराक दी जाती है। आपके छोटे भाई बहन हो या आपके आसपास कोई छोटे छोटे बच्चे हो, आप उनकी माओं से पूछिएगा या अपनी मम्मी से पूछिएगा कि इन सभी जो वैक्सीन है, इन इन उम्र के बच्चों को दिया है या नहीं दिया है। आप पूछ सकते हो ना, क्योंकि आप बोल सकते हो हम ये सब पढ़ते हैं अपने पुस्तक में। ओके, अब 10 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है, उसको कौन कौन सी डोज दी जाती है बेटा, उसको OPV दूसरा और पेंटावैलेंट दूसरा खुराक दिया जाता है 4वें सप्ताह में, यानी कि 14th जो वीक का हो जाता है ना बच्चा, तब क्या करते हैं, 14th वीक का जब हो जाता है, तो उस बच्चे को OPV का तीसरा डोज, पेंटावैलेंट का तीसरा डोज तथा IPV दिया जाता है, ठीक है, IPV दिया जाता है। यस, अब 9वें महीने में, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, तो उस बच्चे को खसरे का, खसरा यानी कि मीसल्स का पहला डोज, विटामिन ए का डोज, ठीक है, और जेई, यहाँ पर जेई क्या है बेटा, जेई यानी कि जो है जापानी एन्सेफलाइटिस होता है, ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। तो इसके बचाव के लिए भी बच्चों को 9वें महीने में पहला डोज दिया जाता है। जब बच्चा जो है 16वें से 24 महीने का हो जाता है, तो उसको DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। ये किसी भी बच्चे को भी देखो बेटा, आप नोट करके नहीं लिखना, क्योंकि आपके पुस्तक में ही ये अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। DPT का बूस्टर डोज, OPV का बूस्टर डोज, खसरा का जो है उसका भी जो है दूसरी खुराक दी जाती है।
अब जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो उसे डीपीटी बूस्टर दूसरा डोज दिया जाता है। डीपीटी का दूसरा डोज जो है बच्चे को दिया जाता है। 10 साल की वर्ष में टीटी लगाई जाती है, टेटनस का टीका लगाया जाता है। 16वें वर्ष में भी बच्चों को टीटी लगाया जाता है। आप में से कितने बच्चों को टीटी लगा हुआ है अभी हाल में? किसी बच्चे को लगा? 10 साल की उम्र में आपने टीटी लगाना है। 16वें वर्ष में जब हो जाओगे तब भी आपने टीटी का वैक्सीन लेना है। ठीक है, तो ये सारे वैक्सीन के नाम याद रखिएगा। और उम्र, कौन कौन सी उम्र में या कौन कौन से महीने में या कौन कौन से सप्ताह में बच्चों को कौन कौन सी जो है वैक्सीन देनी चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना। और आई होप आज जो हमने पढ़ाया है वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा। ऐसा कोई भी एक जो टॉपिक है या कोई भी ऐसा भाग है जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक क्या कीजिएगा, आप टाइप करके भेज दिएगा कि मैम ये जो पोर्शन है ये हमें समझ में नहीं आया, हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है बेटा? यस। तो हम क्लास को वाइंड अप करें अभी। हम्म, अगले क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे, क्लास के बाद आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे जो जो अभी मैंने पढ़ाया है वो सब पढ़कर आइएगा, याद करके आइएगा। ओके, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।